हेलो स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल के मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पेपर में एक टॉपिक आपका आता है संयुक्त क्षेत्र का। जॉइंट सेक्टर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप माना जाता है, मिला जुला स्वरूप माना जाता है। इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के विस्तृत रूप से है। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उससे इस विचारधारा का जन्म हुआ और उसमें एक निकल के आई बात कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो मिश्रण है उसको अगर किया जाए तो एक फायदे वाली बात हो सकती है। अर्थात सरकार का सुगमता पूर्वक पूंजी का विनियोजन हो और निजी क्षेत्र को के द्वारा प्रबंध व्यवस्था की जाए तो इन दोनों के मिश्रित योगदान से ही औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति की जा सकती है। इस विचारधारा को लेकर संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा का जन्म हुआ और इसके महत्व को स्वीकार करते हुए ये माना गया कि संयुक्त क्षेत्र से एक निश्चित अच्छा भविष्य हो सकता है। कारण क्या है कि निजी फर्मों की साहस की प्रेरणा से और लोक क्षेत्र के सामाजिक दर्शन को अगर मिश्रित कर दिया जाए, जॉइंट कर दिया जाए, तो ये संयुक्त क्षेत्र एक बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। तो इस प्रकार से संयुक्त क्षेत्र का जन्म हुआ। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये समझ में आता है कि निजी उपक्रम और लोक उपक्रमों के बीच में जो साझेदारी है वो मिश्रित क्षेत्र के नाम से या संयुक्त क्षेत्र के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इनमें पूंजी विनियोजन में जो है वो दोनों प्रकार के क्षेत्रों का योगदान रहता है और प्रबंध व्यवस्था है संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। संचालक मंडल में सरकार के प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और जो वित्तीय संस्थान होते हैं, जो विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। तो इनकी प्रबंध व्यवस्था सरकारी कंपनी की तरह से ही होती है, लेकिन ये दोनों का मिला जुला स्वरूप हो जाता है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो दत्त समिति के अनुसार संयुक्त क्षेत्र में उन इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों द्वारा पूंजी का विनियोजन किया जाता है और जिनके निर्देशन व नियंत्रण में राज्य सरकार संयुक्त रूप से सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो ये परिभाषा दत्त कमेटी ने दी। इसके बाद जो CS वेंकट रत्नम हैं, उन्होंने लिखा, जॉइंट सेक्टर मीन्स joint ownership between government and private entrepreneurs. It is mixed enterprise in a mixed economy. इसी प्रकार से GL मेहता जी ने एक विचारधारा दी। उनके अनुसार संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र अपना पृथक पृथक विकास न करके एक विस्तृत पैमाने पर दोनों मिलकर उद्योगों का विकास करने का उद्देश्य रखते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर नाथूराम का के अनुसार किसी उपक्रम में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के एक साथ योगदान की विचारधारा का नाम संयुक्त क्षेत्र है। GL मेहता जी ने लिखा, GL मेहता जी ने जो विचारधारा थी उसके बारे में कहा ही कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का अपना अपना पृथक विकास न करके विस्तृत पैमाने पर दोनों मिलकर उद्योग का विकास करना है, वो संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। भूतपूर्व उद्योग मंत्री सुब्रमण्यम ने लिखा, संयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य उद्योगों में सरकार एवं निजी क्षेत्र का पूंजी व प्रबंध दोनों में साझेदार होने से है। तो इन सारी परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को पर्याप्त वित्त तथा उपयुक्त प्रबंध प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त निजी उद्योगों की एकाधिकारी जो प्रवृत्तियां हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को औद्योगिक लाइसेंस देने के संबंध में निर्देशित नियमानुसार संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की पूंजी में राज्य सरकार का 26%, निजी उद्योगपतियों का 25% तथा जनता तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का 49% हिस्सा होगा। उदारीकरण के बाद चुनिंदा क्षेत्रों व उपक्रमों में यह अनुपात निजी क्षेत्र के पक्ष में अधिक रखने की छूट दी गई है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों ही तरफ का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसे हम जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब बात आती है जॉइंट सेक्टर की आवश्यकता के कारण, कॉजेज फॉर द नीड ऑफ जॉइंट सेक्टर। ये विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है। 2-3 दशकों में जो औद्योगिक परिवर्तन हुए हैं उन सब के फलस्वरूप इस विचारधारा का जन्म हुआ, किंतु 1956 की औद्योगिक नीति ने तथा वर्ष 1960 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आरजी सरैया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसने अध्ययन दल की रिपोर्ट और दत्त समिति की 1969 की रिपोर्ट के आधार पर इसी विचारधारा को परिपक्वता प्राप्त हुई। दत्त समिति ने आर्थिक क्षेत्र में निजी उपक्रमों से बढ़ते हुए केंद्रीयकरण पर रोक लगाने के पक्ष में अपना मत दिया था और उन्होंने मोटे तौर पर 3 सिफारिशें की, जिसमें ऐसे बड़े निजी उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में शामिल किया जाए जिनको विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा विपुल मात्रा में ऋण दिए गए हों। इन ऋणों को सरकार की अंश पूंजी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। दूसरी उनकी जो सिफारिश थी उसमें कहा गया कि संयुक्त क्षेत्र में ऐसे उपक्रमों को भी सम्मिलित किया जाए जिनमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की पूंजी लगी हुई हो, लेकिन प्रबंध और नियंत्रण लोक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। तीसरी सिफारिश में उनके द्वारा कहा गया कि सन 1956 की औद्योगिक नीति के अनुसार ब व स श्रेणी के ऐसे बड़े उद्योगों को जिनमें बड़े पैमाना की बचतें प्राप्त होती हैं तथा आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने के उद्देश्य से सरकार एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने अधिकांश पूंजी लगाई है, साथ ही निजी क्षेत्र को भी पूंजी लगाने की छूट दी गई है, ऐसे उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो सिफारिशें की गई और इन कुछ विशेष कारणों से इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में औद्योगिक नीतियों के द्वारा संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा को ठोस रूप में स्वीकार किया गया। और इनके जो हम प्रमुख कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण आता है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। हमारे देश में उद्योगों के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया और आधारभूत उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे उपक्रम ऐसे हैं जिन पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार है। निजी क्षेत्र में साहसी जो हैं वो जनता का शोषण करते हैं, जनता को घटिया वस्तुएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं, कृत्रिम कमी दिखाकर ऊंचे से ऊंचा मूल्य वसूल करने की कोशिश की जाती है और जन सामान्य पर, जनता पर, जनहितों पर पूरा असर पड़ता है। निजी उपक्रमों की इसी एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा का अनुभव किया गया, जरूरत महसूस की गई। दूसरी बात जो आती है, जो संयुक्त क्षेत्र की आवश्यकता के कारणों में प्रमुख रूप से कही जाती है, वो बात है निजी क्षेत्र का कुशल प्रबंधन। ये सबको पता है कि निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक कुशलता से प्रबंधन किया जाने का प्रयास होता है। संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत निजी और लोक उपक्रमों का संयुक्त लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। निजी उपक्रम के पास प्रबंध योग्यता लोक उपक्रमों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन वित्त का अभाव जनरली होता है। दूसरी ओर लोक उपक्रमों में सरकारी उपक्रम होने के कारण वित्तीय अभाव तो नहीं हो पाता, किंतु प्रबंध योग्यता निजी उपक्रमों की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत निम्न स्तर की होती है। संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा इन दोनों ही कठिनाइयों का समाधान कर देती है और इनमें परस्पर उचित समन्वय करके कुशल बनाने में योगदान दिया जाता है। तो निजी क्षेत्र का जो कुशल प्रबंधन है वो काम आता है। दूसरी बात आती है साधन जुटाने में सक्षम। संयुक्त क्षेत्र तकनीकी और वित्तीय साधन जुटाने में सक्षम हो सकता है, हो जाता है। संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर धन लगा सकते हैं और राष्ट्रीय और विदेशी प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी और नो हाउ जो है, वो उन दोनों का फायदा मिल सकता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के साधन आसानी से उपलब्ध होने से उपक्रम ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा सफल हो सकता है। सामाजिक नियंत्रण। संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने का बड़ा प्रभावी उपाय है। इस विचारधारा को अपनाने से निजी क्षेत्र की इकाइयों को आसानी से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है और इन्हें राष्ट्रीय हितों से जोड़ा जाता है। इसके बिना राष्ट्रीयकरण किए ही उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो पाता है। वैसे यदि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो सरकार को निजी इकाइयों को मुआवजा देना पड़ता। इस विधि से सरकार को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो
ये स्पष्ट है कि संयुक्त क्षेत्र के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। संतुलित आर्थिक विकास, संयुक्त क्षेत्र के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है। संयुक्त क्षेत्र में नए, मध्यम और लघु उद्यमकर्ताओं को भी आगे आने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी इस नीति को अपनाकर अपने पिछड़े क्षेत्रों का विकास कर सकती हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और आर्थिक स्तर भी उन्नत होता है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। आशय यह है कि इस नीति को अपनाने से देश में व्याप्त आर्थिक विषमता में काफ़ी हद तक कमी आती है, संतुलित आर्थिक विकास होता है। आर्थिक सत्ता के केंद्रीयकरण पर रोक। 1956 की औद्योगिक नीति से यह उम्मीद की गई थी कि आर्थिक विषमता रुकेगी, उसको रोका जाएगा, किंतु यह नीति सफल हो नहीं पाई। आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण कुछ उद्योगपतियों के हाथ में आ गया। धनी और धनी होते गए, निर्धन और निर्धन होते गए। आर्थिक सत्ता के केंद्र उस पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो निजी साहसी और उद्योगपति और अधिक धनी होते चले जाएंगे और समाजवादी जो विकास की बात की जाती है, समाज की बात जो की जाती है, उसके लिए बड़ा अहितकर बात होगी। अतः एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसको हम संयुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इस विचारधारा के अंतर्गत दोनों निजी और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा मिलकर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इससे आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में नहीं हो पाता, साथ ही अनुचित लाभ और अधिक संपत्ति एकत्रित करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण पर रोक लग सकती है संयुक्त क्षेत्र के द्वारा। संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के विस्तृत रूप से है। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उससे इस विचारधारा का जन्म हुआ और उसमें एक निकल के आई बात कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो मिश्रण है उसको अगर किया जाए तो एक फायदे वाली बात हो सकती है। अर्थात सरकार का सुगमता पूर्वक पूंजी का विनियोजन हो और निजी क्षेत्र को के द्वारा प्रबंध व्यवस्था की जाए, तो इन दोनों के मिश्रित योगदान से ही और सामाजिक एवं आर्थिक लाभ। संयुक्त क्षेत्र की आवश्यकता के कारण ये भी हैं कि सामाजिक और आर्थिक लाभ की जो विचारधारा है वो संयुक्त क्षेत्र से ही प्राप्त की जा सकती है। अनेक प्रकार के सामाजिक और लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, तकनीकी विकास, निर्यात संवर्धन, रोजगार वृद्धि, संतुलित विकास और निश्चित रूप से एक समाजवादी जो सोच होता है, चिंतन होता है, समाजवादी समाज की स्थापना की बात होती है, वो की जा सकती है। तो इस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये सारे विवेचना से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा जो पनपी है, जो विकसित हुई है, उसके बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र निजी और लोक उपक्रमों की विफलताओं से राष्ट्र को बचाने की कोशिश भी करते हैं और लोक उपक्रम जो नौकरशाही के जाल और अकार्यकुशलता के कारण अधिकतर हानि पर चलाए जाते हैं, उनको भी गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र देश को तीव्र आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण उपक्रम है, प्रयास है और यही कारण है कि आज हमारे देश में संयुक्त क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। धन्यवाद मित्रों। इसके जो आप संयुक्त क्षेत्र की हम जब बात करें प्रबंध व्यवस्था की या आलोचना की, तो वो निश्चित रूप से गिनाई जा सकती हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे।